आज का अपना जो टॉपिक है वो है चीकू के ऊपर। चीकू का प्रोडक्शन कैसे 40% से ज़्यादा रखा जाए। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ 40% क्यों मैं रखता हूँ, क्योंकि क्या रहता है कि हम बिना समझे जो खेती करते हैं और समझ के खेती करते हैं उसमें 40% का फर्क रहता है। अगर हम समझ कर हर पैरामीटर को ध्यान में रख के सब काम करते हैं तो अपना प्रोडक्शन अपने आप ही 40% बढ़ जाता है। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, कुछ नए लोग हैं। इसलिए मेरा नाम समीर अलावादी है। पढ़ाई मैंने बी केमिकल का किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट के अंदर। 21 साल से मैं एग्रीकल्चर फील्ड, हॉर्टिकल्चर फील्ड के अंदर एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरी खुद की कंपनी है जिसका नाम है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मैंने एज ए कंसल्टेंट में रोज किसी ना किसी इनमें से किसी ना किसी फार्म में रोज जाता हूँ। बनाना, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा। चीकू के अंदर मैंने बहुत काम किया क्योंकि मैं सूरत से हूँ। मेरी कंपनी सूरत बेस्ड है और चीकू हमारे नवसारी और वलसाड़ के अंदर बहुत बड़े स्केल पर होता है और मतलब मेन क्रॉप है हमारे एरिया का। आम आम और चीकू का ही एरिया है हमारा। हमारी कंपनी उत्कर्ष एग्रोकेम एक पूरे रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है, 100+ प्रोडक्ट्स बनाती है। 100% हमारे प्रोडक्ट नॉन पॉइजनस रहते हैं। एक भी जहर वाला प्रोडक्ट नहीं रहता है, पॉइजन नहीं रहता है। बायोलॉजिकल या केमिकल फर्टिलाइजर्स या नीम बेस्ड प्रोडक्ट इस तरह के रहते हैं। हमारे बारे में ज्यादा आप उत्कर्ष एग्रोकेम हमारी वेबसाइट है, वहां से जान सकते हैं। 31 तारीख तक हमारी वेबसाइट के ऊपर स्कीम भी चल रही है जहां पर आप खरीदी कर 65% का डिस्काउंट तो हम दे ही रहे हैं, प्लस उसके ऊपर भी 1000 रुपए तक का आप एडिशनल परचेज के ऊपर बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, अभी मैंने आप सब लोगों को अनम्यूट नहीं किया है, कि क्या कंसर्न है, क्यों आपने ज्वाइन किया है वेबिनार। आप लिख भी सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं। फिर मैं बाद में सबको अनम्यूट कर दूंगा, फिर क्या बोलते हैं, वो नहीं हो पाएगा। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आपने क्यों ज्वाइन किया है, ताकि आपके हर पॉइंट को मैं कवर कर सकूं इस वेबिनार के दरमियान। या आप सर लिख। मैं बोलूं क्या, ऋषिराज? हाँ ऋषिराज जी सर बोलिए मैं ना, बोलूं। प्लीज। सर मेरा दो दो कारण है। एक तो है कि मेरा खुद का एक फार्म बनाने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचा था, ऐसे भी मैं आई वाज लुकिंग फॉर ये कंसल्टेंट एंड मैं से थोड़ा सा पढ़ाई भी शुरू कर रहा था कि करूँ नहीं करूँ, एक डाउट था। तो उसी वक्त आपका ये मैंने देखा तो अच्छा लगा। सेकंड थिंग, क्योंकि मैं पहले भी एक बार ऐसे बात हुआ था कि मेरा खुद का जो मेरा फिशरी का आइटम का दुकान है, सो मैं धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एग्रीकल्चर आइटम्स पे। तो वो भी मेरा प्लानिंग चल रहा है। तो इसलिए क्या होता है, कस्टमर लोग आने से मेरे को 10 सवाल पूछेंगे, तो खुद को भी थोड़ा जानना जरूरी है, ये सोच के ये मतलब ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। मेहुल जी, राजेश जी, आपने क्यों ज्वाइन किया है, आपके मेजर कंसर्न क्या है चीकू की फार्मिंग के बारे में। मेनली यील्ड कैसे बढ़ाना है। चिकू जब नया नया पत्ता आता है। यस, एक दिन बोलिए। यस राजेश जी, पहले आप बोल लीजिए। राजेश जी आवाज नहीं आ रहा आपका। राजेश जी यू आर नॉट ऑडिबल। जैसे चिकू का नया पत्ता, चिकू का वो फूल भी उसको, इंटरनेट प्रॉब्लम। जब नया पत्ता आता है चिकू पे तो जला हुआ जैसा आता है पूरा पूरा का पूरा पेड़ पे। और चिकू का फल में होल होता है और कीड़ा कीड़ा मिलता ही नहीं, कौन सा कीड़ा अंदर है और बाहर किधर है। ओह, बहुत इजी है, ये सब अपने वेबिनार में रहेगा। वेरी नाइस। मेहुल जी आप बताइए कि और कुछ है राजेश जी आपका। मेहुल जी, आपका क्या कंसर्न है, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मेनली यील्ड कैसे बढ़ाना है ओके। और रेगुलर कैसे ला सकते हैं यील्ड। अभी सम इयर्स अच्छा आता है, नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम आता है। तो बेसिकली पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कैसे स्ट्रीमलाइन करके रेगुलर कर सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको सबको म्यूट कर रहा हूं। आप अपने आप को भी म्यूट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके सवाल आए
वो आप सब चैट बॉक्स में लिख देना या पेपर पेन पे लिख देना, लास्ट में अपने सब ले लेंगे, बीच में अपने मैं कहीं भी अटकूंगा नहीं। आज के अपने वेबिनार के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी क्लाइमेट के अंदर चीकू होता है, कैसी सॉइल चाहिए, सोइंग कैसे करना चाहिए, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंटरकल्टिवेशन के लिए क्या करेंगे, पानी कैसे देना चाहिए, पेस्ट डिजीज के लिए क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, ईल्ड और उसके स्टोरेज कैसे की जाती है, ये सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और ये सब पॉइंट्स को जब आप ध्यान में देते हो तो आपको, आपके लिए ये एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो जाएगी। हम लोग उत्कर्ष के अंदर सिर्फ प्रॉफिटेबल फार्मिंग को एनकरेज करते हैं कि किसान हमेशा पैसा बनाना ही चाहिए। सपोटा या चीकू कहते हैं उसको, एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। हम ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं जहां पर गर्मी और बहुत सारा मॉइस्चर होना जरूरी है। चीकू की हाइट अराउंड 9 मीटर तक की जाती है। मतलब ऊंचाई वाला पेड़ कहते हैं उसको, 30 फीट तक का पेड़ बनता है। आपके हाइट 450 एल्टीट्यूड से कम होनी चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर की हाइट में टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब टेम्परेचर बहुत घट जाता है जो उसके लिए सुटेबल नहीं रहता है। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर चीकू के लिए 11 से 38 है, 11 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आपकी एल्टीट्यूड 450 के ऊपर है तो वो आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से कम जाता ही होगा, 10 डिग्री के नीचे ग्रोथ अटक जाती है, फल छोटा रहता है और उसकी मैच्योरिटी भी जल्दी से नहीं आती है। टेम्परेचर अगर 43 के ऊपर जाता है तो फल और फूल दोनों उसके ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो भी उसके लिए सुटेबल नहीं रहता है। फ्रॉस्ट मतलब जो बर्फ पड़ती है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है चीकू के लिए। जो इमेच्योर पेड़ रहते हैं उसको नुकसान करती है, और फ्रॉस्ट सहन नहीं कर सकता है चीकू, इसलिए फ्रॉस्ट वाले एरिया में आपको चीकू नहीं लगाना है। दूसरा, जो गर्मी रहती है वो ड्राई नहीं रहनी चाहिए, मतलब आपका मॉइस्चर वाला एरिया रहना चाहिए। जैसे अभी ये चीकू साउथ इंडिया में होता है, वेस्टर्न इंडिया में होता है, तो ये इसकी जो समर रहती है वो हॉट एंड मॉइस्ट रहती है या ह्यूमिड रहती है। हैवी रेनफॉल उसको अच्छा लगता है, 125 से 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके एरिया में भी हैवी रेनफॉल है तो एकदम सुटेबल है आपके लिए। ड्राई विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज्यादा हवा चलती है आपके एरिया में तो वो भी पत्तों को, फल को, फूल को नुकसान करती है। दूसरा, उसको हैवी सनलाइट चाहिए। हैवी सनलाइट के बिना नए पत्ते जल्दी से नहीं आते हैं और नए पत्तों के साथ में ही फल आता है, इसलिए अगर हैवी सनलाइट नहीं है तो भी मजा नहीं आता है। फ्लावरिंग नॉर्मली बरसातों के बाद में बहुत अच्छा फ्लावरिंग होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 टू 80%, मतलब अगर सी कोस्ट के आसपास का एरिया रहता है तो बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है। और अभी जो भी एरिया में चीकू हो रहा है उसमें समुद्र के नजदीक के एरिया में होता है, जिसमें एल्टीट्यूड भी 450 से कम का रहता है। जमीन, चीकू एक एकदम हार्डी क्रॉप है, मतलब हार्डी ट्री है, और बहुत सारी तरह के सॉइल में हो सकता है। सैंडी, रेताल जमीन में भी हो सकता है, काली जमीन में भी हो सकता है। ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत अच्छी है चीकू के प्लांटेशन के लिए। जिस एरिया में हमारा साउथ गुजरात में होता है, नवसारी में, वलसाड़ में, वो पूरा का पूरा ब्लैक कॉटन सॉइल है। चीकू कैल्शियम वाली जमीन में अच्छा यील्ड देता है, और पीएच 6 से 8 के पीएच के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हार्ड रॉक, आपके मतलब जमीन के नीचे जाके अगर पत्थर आ जाता है नीचे जाकर, तो उसके जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और नीचे बहुत सारा चूना है, तो वो बिल्कुल भी उसके लिए सूटेबल नहीं रहता है। येलो सॉइल भी सूटेबल नहीं रहती है चीकू के ग्रोथ के लिए। तो आपको ये देखना कि आपके जमीन के नीचे 2-3 फुट नीचे जाकर कहीं भी पत्थर ना आ जाए, क्योंकि ये हार्डी क्रॉप है और सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। बहुत कम क्रॉप रहते हैं कि जो सॉल्ट टॉलरेंट रहते हैं, जो खारी जमीन में होते हैं, जैसे कोकोनट है, उस तरह चीकू भी हो सकता है। तो मतलब खारी जमीन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। काली पत्ती जो वैरायटी है, जो सबसे अच्छी मिठास देने वाली वैरायटी है, जो 7.7 से 8 पीएच के अंदर होती है। नॉर्मली खेती के लिए एसिडिक प्रेफरेंस रहता है, लेकिन चीकू के लिए अल्कलिन जमीन भी बहुत अच्छी रहती है। बहुत ज्यादा सैलिनिटी, बहुत ज्यादा लाइम और सोडियम कंटेंट भी चीकू के परफॉर्मेंस को अटका सकता है, लेकिन उसके भी लिमिट रहती है। मतलब फिर भी, लेकिन चीकू सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है।
प्रोपोगेशन कैसे करते हैं? अगर आप खुद प्रोपोगेशन कर रहे हैं या खुद पौधा बना रहे हैं तो उसको ग्राफ्टिंग से या लेयरिंग से किया जाता है। नॉर्मली कमर्शियली सॉफ्ट वुड की ग्राफ्टिंग की जाती है। रायन नाम का जो सीडलिंग रहता है उसके ऊपर इसका ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसको अप्रोच ग्राफ्टिंग बोलते हैं। वैरायटीज के बारे में बात करें तो काली पत्ती और क्रिकेट बॉल, ये मेजर दो वैरायटीज हैं। मैं सूरत एरिया से हूँ, नवसारी एरिया से हूँ, तो नवसारी एरिया के अंदर काली पत्ती वैरायटी बहुत सूटेबल है, बहुत मीठी वैरायटी है। क्रिकेट बॉल के अंदर बहुत बड़ा क्रिकेट बॉल जैसा साइज आता है उसका, हमारे एरिया में नहीं है। ये नॉर्मली ईस्टर्न एरिया के अंदर जो रहती है वो ये वैरायटी रहती है। दूसरी जो वैरायटियां चलती हैं वो पीली पत्ती है, बैंगलोर है, बारामती है, द्वारापुदी या छतरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। आप अगर नया लगा रहे हैं और आपके लोकल वैरायटी में, लोकल एरिया में जो वैरायटी चल रही है जो अच्छी तरह से कमर्शियली लोकली बिक सकती है तो वो करिए। हमारे यहाँ पे मतलब साउथ गुजरात के अंदर काली पत्ती वैरायटी लगाई जाती है और मेजर इसका सेलिंग दिल्ली में रहता है। इसलिए मुझे मालूम है कि दिल्ली अगर आपको बेचना है तो काली पत्ती सबसे ज्यादा सूटेबल है। चीकू को किसी भी प्लांटिंग सीजन में अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो किसी भी क्लाइमेट में लगाया जा सकता है। अगर आप उसका ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ग्राफ्टिंग नॉर्मली किसी भी क्रॉप की हो वो रेनी सीजन में ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको ग्रीन मैन्योर करना चाहिए, लीलो पड़वास हम लोग बोलते हैं, वो करते हैं तो उससे सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। बहुत ज्यादा हवा चीकू के ग्रोथ के लिए हानिकारक रहता है, तो आपको विंड ब्रेकर्स लगाने चाहिए। सिल्वर ओक है, कैसुरीनाज है, जामुन है, इमली है, उसको आप बॉर्डर पे लगा दीजिए ताकि मॉनसून से पहले वाली जो समर के अंदर जो हवा चलती, तेज हवा चलती है, वो उसको नुकसान ना करे। बेस्ट प्लांटिंग टाइम अगर आपका पास में इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है तो मॉनसून से पहले है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है तो आप मॉनसून खत्म होते ही सितंबर के अंदर कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के बारे में नॉर्मली सॉफ्ट वुड ग्राफ्ट उसमें यूज किया जाता है, वो भी रायन का यूज किया जाता है, उसको ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ग्राफ्ट का चॉइस कैसा होना चाहिए? ग्राफ्ट बहुत ज्यादा मैच्योर या बड़ी उम्र का नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का सॉफ्ट होना चाहिए। ग्राफ्ट की उम्र और चीकू का जो आपने कलम लगाना है वो दोनों की उम्र सेम होनी चाहिए। ग्राफ्ट जो लगा रहे हैं वो रोग मुक्त और पेस्ट से मुक्त होना चाहिए। और अगर सर्टिफाइड होता है, आपको मतलब गारंटी है कि ये वैरायटी है, तो वो वैरायटी का होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपका लाइट सॉइल है, पीली मिट्टी है, तो आप 60 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर का खड्डा बना सकते हैं। अगर आपकी हैवी सॉइल है, काली सॉइल है, तो बड़ा खड्डा करने की जरूरत रहती है, तो रूट्स को बाहर निकलने में आसानी रहती है। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का खड्डा नॉर्मली अप्रैल मई में करके रख देना चाहिए। कम से कम उसको 15 दिन का सनलाइट मिलना चाहिए गर्म, तो सॉइल सोलराइजेशन भी हो जाता है। तो लगाने से पहले जमीन के अंदर कोई भी जर्म्स हैं, कुछ हैं, वो मर जाते हैं सॉइल सोलराइजेशन से। जो टॉप 30 सेंटीमीटर की जो सॉइल है उसको अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश को अंदर डाल देना चाहिए लगाने से पहले। साइड और बॉटम में अगर आपके यहाँ पे कीड़े का प्रॉब्लम है या कीड़ा लगता है तो क्लोरोपाइरिफॉस का यूज कर सकते हैं। उसकी बजाय अगर आप ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं तो हमारी उत्कर्ष कंपनी का बायो क्लीन स्वीप भी है, जो जमीन जन्य कोई भी कीड़े को कंट्रोल करने में मदद करता है, उससे उसको भर देना चाहिए। और पेड़ लगाने के बाद 15 सेंटीमीटर के ऊपर से भर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बारिश है तो आप मॉनसून में वो खड्डे को सेटल होने के लिए रख सकते हैं और बाद में सही समय पर उसका प्लांटिंग कर सकते हैं। उसका जैसे बताया 1 मीटर बाय 1 मीटर का आपको पौधा खड्डा बनाना है। उसका मतलब जो ग्राफ्ट का बॉल होता है उसके हिसाब से उसका खड्डा करके उसको लगा देना चाहिए। और आगे के मैंने जैसे बताया कि हैवी विंड ना लग जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। प्लांटिंग हो सके तो शाम के टाइम करना चाहिए ताकि उसको सनस्ट्रोक ना लग जाए।
और पानी लगाने के बाद पानी को तुरंत पानी देना चाहिए, ताकि जो भी कोई हवा अंदर रह गई हो वो हवा बाहर निकल जाए। जो नया पौधा रहता है उसको क्या बोलते हैं, घास से ढक देना चाहिए चारों तरफ से, ताकि उसको साइड में क्या बोलते हैं कि साउथ ईस्ट की धूप ना लग जाए शुरुआत के टाइम पे। शुरुआत में अगर उसको ऐसे ढक देते हैं या उसको क्या बोलते हैं क्रॉप कवर से भी ढक देते हैं, तो इनिशियल उसको गर्मी के टाइम पर कोई भी सनस्ट्रोक नहीं लग जाता है। अगर इस तरह ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी उसका ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। प्लांटिंग का सिस्टम क्या रहता है, ये नॉर्मली स्क्वायर सिस्टम के अंदर लगाया जाता है। 8 बाय 8 मीटर, 9 बाय 9 मीटर, 10 बाय 10 मीटर का लगा सकते हैं। हैवी सॉइल है आपका, जैसे बहुत ज्यादा हैवी सॉइल है तो 13 बाय 13 मीटर पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो भी आप अंतर ले रहे हैं वो स्क्वायर अंतर लीजिए। एक दूसरा मेथड भी है लगाने का, जिसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर 5 मीटर बाय 5 मीटर पे लगा सकते हैं, ताकि आपको शुरुआत में बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। अगर आप कोई भी इंटर कल्टीवेशन बीच में नहीं करने वाले हैं, कोई नहीं लगाना चाहते, तो आप हाई डेंसिटी पे शुरू कर सकते हैं। 13 साल तक की 12-13 साल तक की उम्र तक आपको बहुत अच्छा क्रॉप मिलेगा। फिर आपको ऑल्टरनेट एक एक ट्री निकाल देना चाहिए, और टोटल फिर 10 बाय 10 में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी फार्म की बढ़ सकती है। मैं नॉर्मली हाई डेंसिटी प्लांटिंग का रिकमेंडेशन करता हूं, क्योंकि क्या रहता है कि ज्यादातर किसान कोई दूसरा क्रॉप कई बार लेते नहीं है। लेकिन हमारे एरिया के अंदर साउथ गुजरात के अंदर पपीता और मैंगो लगाते हैं, तो वो नॉर्मली 10 बाय 10 पे लगाते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइजर्स का हमेशा समन्वय करना चाहिए। अगर हम जैसे लगा रहे हैं तो लगाते समय हमें अपना उत्कृष्ट का माइक्रोब्स जो बायो फर्टिलाइजर है वो लगाते हैं, तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, क्योंकि उसके अंदर सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग, पोटैश सोल्युबलाइजिंग, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर सोल्युबलाइजिंग, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास सब आ जाते हैं। फर्टिलाइजर जो अब लगाया जाता है तो वो एक्टिव जोन के आसपास उसको फर्टिलाइजर देना चाहिए। जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो कैनोपी जो भी है तो उसके 15 से 30 सेंटीमीटर नीचे अपने को देना चाहिए। नॉर्मली कैनोपी कोई भी, जब हम हॉर्टिकल्चर की फार्मिंग करते हैं तो कैनोपी का जो भी साइज रहता है तो उसके 63 जो उसका स्टेम रहता है उससे 2/3 दूर फर्टिलाइजर सर्कल में देना सबसे अच्छा रहता है। एज पर रिसर्च कैस्टर केक देने से क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है चिक्कू की, जिसको हम इरंडी का खोड़ भी कहते हैं, या गुजराती में हम लोग दिवेली खोड़ बोलते हैं। ये हमारा उत्कृष्ट का माइक्रोब्स है। हमारी रिकमेंडेशन एज पर मेरा एक्सपीरियंस, ये जो है वो फुल्ली ग्रोन 10 साल और उसके ज्यादा बड़े ट्रीज के लिए है। यंग ट्रीज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। मैंने इस स्लाइड में नहीं लिया क्योंकि आप लोग जो नया लगाने वाले हैं या आपके यंग ट्रीज हैं, इसलिए शायद आपको ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर आपको होगा। मॉनसून से पहले हमें गोबर खाद 100 किलो दे देना चाहिए, डीएपी 500 ग्राम, यूरिया 250 ग्राम, अमोनियम सल्फेट 250 ग्राम, एमओपी 500 ग्राम, कॉम्बी सॉइल मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट है 300 ग्राम। मॉनसून के बाद में वापस से सिमिलर डोज दिया जाता है, और 2 महीने के बाद में वापस से एक फर्टिलाइजर का डोज दिया जाता है। इससे क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। और नॉर्मली चीकू के अंदर रेट जो मिलता है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक बहुत अच्छा मिलता है, मतलब पूरे विंटर के टाइम पर बहुत अच्छा रेट रहता है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि उस टाइम पर अगर आप प्रॉपर स्प्रे करते हैं साइज के लिए तो बहुत क्या बोलते हैं प्रोडक्शन बहुत, मतलब साइज और क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। तो तुरंत मानसून के बाद में जब आपका फार्म क्लीन हो जाता है सितंबर अक्टूबर में, तब आप पोटेशियम नाइट्रेट 13045 उसके साथ में केमिकल साइपरप्रोपेनो का ले सकते हैं, साथ में एफ एनहांसर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन का कॉम्बिनेशन आता है चिलेटेड फॉर्म में। भीम प्लस जो है हमारा वो जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनाइन, उन सबका कॉम्बिनेशन है सीविड के साथ में, तो उसका स्प्रे लेते हैं तो साइज बहुत अच्छा बढ़ना शुरू हो जाता है।
अगला स्प्रे वापस 30 दिन के बाद लेना चाहिए। एवरी 30 डेज स्प्रे लेते हैं तो हमें रेट का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। वो लास्ट में एक स्लाइड आएगी मेरी जिसके अंदर साइज का मैं बताऊंगा, और यहाँ पे हमारे साउथ गुजरात के अंदर साइज के हिसाब से ही रेट मिला जाता है, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज मार्केट है। कोऑपरेटिव के थ्रू नॉर्मली चीकू बेचा जाता है साउथ गुजरात के अंदर। सिमिलर स्प्रेज हैं, हमें साइज के लिए करना चाहिए। और मार्च के अंदर हमें पैंथर का स्प्रे करना चाहिए ताकि नई फ्लावरिंग आए। और हर स्प्रे के अंदर एक ना एक इंसेक्टिसाइड पक्का लेना चाहिए या नीम ऑयल लेना चाहिए, क्योंकि एक इंसेक्टिसाइड ही रहता है, इंसेक्ट ही रहता है कि जो उसकी प्रोडक्शन को खराब कर डालता है। और मॉनसून से पहले भी एक स्प्रे ले लेना चाहिए ताकि क्योंकि उसको फल को तैयार होने में 7 से 11 महीने लगते हैं, तो जो फ्लावरिंग मार्च अप्रैल में आती है वही फल अपना सीजन के अंदर हार्वेस्ट होता है। तो मार्च के अंदर फ्लावरिंग के लिए पैंथर का स्प्रे लेना चाहिए। वापस से 40 दिन के बाद में एक और कोई का बायोक्लीन स्वीप का स्प्रे ले लेना चाहिए ताकि लंबे समय तक कोई भी पेस्ट उसको डैमेज ना कर सके। नॉर्मली फंगस का प्रॉब्लम साउथ गुजरात के अंदर बहुत देखा नहीं गया है, इसलिए हम लोग साउथ गुजरात के अंदर दूसरा ये रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर आपके एरिया के अंदर फंगस का प्रॉब्लम है तो आगे मैं स्लाइड शेयर करूंगा। तो ये मॉनसून से पहले हमारा कॉम्बी सॉइल यूज कर सकते हैं। मॉनसून के बाद में डीएपी, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम के साथ में मार्वल जी और कॉम्बी सॉइल का हमारा रिकमेंडेशन है। हर 30 डेज में स्प्रे करा जाता है इसका कैल्सीबोरॉन, एफेनांसर, बीम प्लस, सिल स्प्रेड, नीमोस का। फ्लावरिंग के लिए पैंथर का स्प्रे किया जाता है, नॉर्मली ये मार्च में किया जाता है ताकि मार्च वाला हमें फल दे उस समय। ये हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो चीकू के अंदर हमारे रिकमेंडेशन में आती है। अब ग्रोथ के लिए इंटरकल्टीवेशन नॉर्मली वीड से मुक्त रखना चाहिए, तो 2 से 3 इंटरकल्टीवेशन की जाती है ताकि हवा अंदर ढंग से जा सके, मॉइस्चर मेंटेन हो सके और वीड्स का कंट्रोल हो सके, खरपतवार दूर रह सके। अगर आपका पौधे 10 साल बड़ा हो गया है, पूरी कैनोपी बन चुकी है, तो नॉर्मली इंटरकल्टीवेशन की जरूरत नहीं रहती है, शुरुआत में जरूरत रहती है, क्योंकि इतना धूप रहता, छाया रहता है कि कुछ आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर आपने शुरुआत में लगाया तो 4 से 5 साल तक आप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप रह सकते हैं। कोई भी इंटरकल्टीवेशन में अपने को ये ध्यान रखना होता है कि जो भी फल हम लगा रहे हैं वो चीकू से बड़ा ना हो जाए, इसलिए पपैया लगाया जाता है, गुआवा लगाया जाता है, पाइनएप्पल लगाया जाता है, साउथ में पाइनएप्पल लगाया जाता है। या आप सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे गुआर सिंह है, चोलाई है, मटर है, बैंगन है, टमाटर है, चिली है, मिर्ची है, भिंडी है, ये सब आप लगा सकते हैं इंटरक्रॉप में। 4 से 5 साल तक की उम्र होती है तब तक आप आराम से इसको लगा सकते हैं। जब आप लगाते हैं तो आपको शुरुआत में ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि एक हवा ना लग जाए, तो बड़े बड़े पेड़ों को लगाना चाहिए बॉर्डर के ऊपर। जो भी नीचे की साइड पर मतलब क्या बोलते हैं कि जो हमने स्टॉक लगाया है वो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, वो अपने को देखना चाहिए कि वो उसको हम टाइम पर कट कर डालें। अगर कोई पेड़ मर जाता है तो उसको गैप फिलिंग करने की जरूरत है, और बाम्बू से उसको शुरुआत में लगा के रखना चाहिए ताकि वो हवा के कारण हिल ना जाए। शुरुआत के अंदर जैसे मैंने शुरू में बताया कि उसको क्रॉप कवर के साथ में या उसके आसपास में घास का कवर रख के कर सकते हैं ताकि उसको धूप ना लग जाए या गर्म हवा ना लग जाए, तो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वीड कंट्रोल के बारे में जैसे देखा कि हमने इंटरकल्टीवेशन की जरूरत पड़ती है मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद में, या हाथ से कर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, कैनोपी बड़ी हो गई है, तो फिर वीड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली प्रूनिंग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो पूरा का पूरा गोलाई के अंदर ही चलता है। लेकिन उसका ट्रेनिंग हम शुरू में कर सकते हैं कि हम अपने उस पौधे को कैसा बनाना चाहते हैं। तो 6 से 7 साल का जब पौधा हो जाता है तो 1 मीटर तक की हाइट का जो भी नीचे ब्रांचेस रहते हैं उसको तोड़ दिया जाता है ताकि आगे कुछ ना बढ़े। और जब पौधे एक नजदीक लगाए हैं, जैसे अगर आपने हाई डेंसिटी प्लांटिंग करा है
तो आपको 10-12 साल के बाद में जब एक दूसरे को यूं टच होने शुरू हो जाते हैं तो एक ऑल्टरनेट पेड़ों को निकाल देना जरूरी है। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है तो नए पत्ते बहुत जल्दी से नहीं आते हैं, और चीकू के अंदर नए पत्ते के साथ में ही फ्लावरिंग आती है। अगर नए पत्ते आपके नहीं आएंगे, सनलाइट अगर ढंग से मिलेगी, क्योंकि ये सनलाइट लविंग प्लांट है और मॉनसून के बाद तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है। अपने को सनलाइट ढंग से मिले, इसलिए जो भी डेंस डालियां जो रहती हैं, आप जैसे देख रहे हो कि ये दो डालियों के बीच में ये वाली डाली को काट दिया गया है, ये वाली डाली को काट दिया गया है, पतली पतली डालियों को काट देते हैं, मोटी डालियों को रखते हैं ताकि सबको सनलाइट अच्छी तरह मिले। और सेंट्रल लीडर सिस्टम के हिसाब से ट्रेनिंग की जाती है इसकी, ताकि अपने को क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल पाए। बहुत ज्यादा पानी की जरूरत रहती है, रेगुलर पानी देना रहता है, इसलिए ड्रॉट कंडीशन नहीं चलती है, लेकिन सहन कर लेता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन पे असर आती है, क्योंकि इसके अंदर पूरे साल फ्लावरिंग चलता रहता है, एवरग्रीन ट्री है, और रेगुलरली इसमें पानी की जरूरत पड़ती है। विंटर के अंदर हर 30 दिन में पानी देना चाहिए और गर्मी में 15 दिन में भी देना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन अगर रहती है तो ड्रिप इरिगेशन से बहुत ज्यादा फायदा रहता है, फर्टिलाइजर देना भी बहुत आसान रहता है। तो साउथ गुजरात के अंदर नॉर्मली हमारे किसान ड्रिप से कम पानी दे रहे हैं, लेकिन फ्लड इरिगेशन से पानी दिया जाता है, और उसको भी कंट्रोल्ड, मतलब क्यारी बना के पानी दिया जाता है ताकि पूरा का पूरा सब जगह पे फैल ना जाए। वेप्सा कंडीशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काली सॉइल के अंदर रहता है। वेप्सा कंडीशन इसलिए बहुत ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी में पानी नहीं देना चाहिए। वेप्सा कंडीशन बार बार आती रहे, उस तरह से हमें पानी देना चाहिए। वेप्सा मतलब कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें 50% मॉइस्चर और 50% हवा रहती है। फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग नॉर्मली फुल्ली आने में 5 से 7 साल लगते हैं, लेकिन पहले कुछ सालों तक 3 से 4 साल के अंदर फल देना शुरू हो जाता है, लेकिन सीडलिंग से अपने किया तो 7 साल लगते हैं, और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड किया तो 2-3 साल के अंदर सीड आना शुरू हो जाता है। 7 से 8 साल के बाद में एकदम कमर्शियली अच्छा आना शुरू हो जाता है। सपोटा को चीकू के अंदर स्कूल से फल तैयार होने में 7 से 11 महीने लगते हैं। इसका 3 फ्लावरिंग सीजन रहता है। फरवरी मार्च में फ्लावरिंग आता है, अगस्त से नवंबर में आता है, और जून से अगस्त में आता है। आप देखो तो नियरली पूरे साल में देता रहता है। मेन फ्लावरिंग जो रहती है उसकी जून में रहती है, मतलब बरसात से पहले रहती है, इसलिए मैंने बोला बरसात से पहले पक्का पेस्टिसाइड देना ही रहता है। नहीं तो जो लीफ वेबर नाम का जो कीड़ा आता है, जो जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो वो पत्तों को खराब कर डालता है। या अक्टूबर मार्च के अंदर कम फ्लावरिंग रहती है। फ्रूट बहुत सारे आते हैं, लेकिन रिटेंशन बहुत ज्यादा कम रहता है। उसके कुछ 2-3 कारण रहते हैं कि न्यूट्रिशन बराबर जो लोग नहीं देते हैं उसकी वजह से हो जाता है, या फिर कीड़ा लग जाता है उसके लिए रहता है। फिर भी जितना अपने मेंटेन करते हैं उतना फल में कन्वर्ट होता है, तो अच्छा आउटपुट मिलता है। अगर जल्द से जो उसके क्या बोलते हैं, जो फूल खुल जाता है वो नॉर्मली जल्दी खुल जाता है, वो नॉर्मली ड्रॉप हो जाता है, और वही फल गिरता है। जो भी खुलता नहीं है जल्दी से, वो ड्रॉपिंग में नहीं कन्वर्ट होता है। फ्रूट सेट को बायो रेगुलेटर्स की मदद से हमें ज्यादा सेटिंग की जा सकती है। नॉर्मली नेप्थेलिक एसिड, इंडोल एसिडिक एसिड, ये सब का जरूरत रहता है, जो हमारा उत्कृष्ट मार्वल में आता है। उत्कृष्ट मार्वल का फ्लावरिंग स्टेज में यूज करते हैं और दाने की स्टेज में यूज करते हैं, तो सेटिंग बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने आगे बोला, 4 से 10 महीने फ्रूट को सेट होने के बाद में मैच्योरिटी के लिए लगते हैं, तो उस टाइम को ध्यान में रखना चाहिए। नॉर्मली भाव के बारे में बोला है कि मैंने कि मार्च से मई में फ्रूट की मैच्योरिटी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की रहती है, लेकिन उस समय ज्यादा रेट नहीं रहता है। ऑटोमेटिकली वो अच्छी क्वालिटी रहती है, उस समय ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं रहती है। गोल फल जो हो जाता है तो वो ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कहलाया जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब
उड़ ना जाए, ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, उसके लिए सैलिसिलिक एसिड 1500 ppm का देने से वाटर कंटेंट चीकू के अंदर बहुत अच्छी तरह मेंटेन रहता है। सैलिसिलिक एसिड वाला हमारा खुद का उत्कर्ष का रूट्स मल्टीप्लायर नाम का एक प्रोडक्ट है जो रूट्स में दिया जाता है। जैसे जिब्रेलिक एसिड 100 ppm का देने से बहुत फायदा रहता है, इसलिए हम लोग उत्कर्ष बीम प्लस का फ्लावरिंग स्टेज पर और फ्रूटिंग स्टेज पर बार बार रिकमेंडेशन करते हैं। नेप्थेलिक एसिड का भी करते हैं, ये नेप्थेलिक एसिड मार्वल में आ जाता है, बीम प्लस के अंदर जिब्रेलिक एसिड आ जाता है, तो आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो चीकू के अंदर बहुत ज्यादा फायदा रहता है। ये चीकू के अलग अलग स्टेजेस हैं। शुरुआत में बर्ड्स आते हैं, जो भी बर्ड्स बंद रहते हैं वो रहता है, इस तरह से खुल जाता है फ्लावर, अगर फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता है तो वो गिर जाता है। फ्रूट सेट होता है तो इस तरह से पॉइंट आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके ये बड़ा होता है और फाइनली चीकू गोल तैयार हो जाता है और ये पॉइंट वाला पार्ट है वो गिर जाता है, तो ये और उसकी रफनेस भी कम हो जाती है, तो ये स्टेज आ जाती है कि एकदम तैयार हो गया है। ये जैसे मैंने आगे बताया 7 से 10 महीने 11 महीने लगते हैं, आपके डिपेंड करता है आपके कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं। तो साउथ गुजरात के अंदर तो नियरली 6 से 7 महीने के अंदर फल रेडी हो जाता है फ्लावर बर्ड से हार्वेस्टिंग का। मेन सबसे मेजर जो आपका डैमेज करता है चीकू के अंदर वो है ये लीफ पेपर, चीकू मॉथ भी बोलते हैं उसको। इसके लिए मतलब मैंने अलग अलग केमिकल पेस्टिसाइड का रिकमेंडेशन किया है मैंने, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड का भी रिकमेंडेशन है, और कुछ काम इसमें करता नहीं है। साइपरप्रोपेनो है, लैम्डा है, मोनोक्रोटोफॉस है, ये बहुत अच्छी तरह से इसको कंट्रोल करता है। पूरा का पूरा जाला बना डालता है और जाले के अंदर ही वो जो मॉथ ईयर जिसको हम बोलते हैं या कैटरपिलर बोलते हैं वो अंदर होता है जो नुकसान करता है। ये देखो ये नुकसान किया हुआ है। दूसरा स्टेम बोरर, स्टेम बोरर जब होता है तो वो छेद कर डालता है स्टेम के अंदर, उसमें पाउडर जैसा गिरना शुरू हो जाता है, तो उसको उसके अवॉइड करने के लिए हमें उसको सफाई करने के बाद में अंदर क्लोरोपाइरिफॉस डाल का इंजेक्शन दे देना चाहिए या रुई के अंदर डाल देना चाहिए ताकि वो स्टेम बोरर कंट्रोल हो जाए। फ्रूट बोरर का भी मेजर प्रॉब्लम रहता है, इसलिए फ्लावरिंग स्टेज के बाद में रेगुलरली हमारा रिकमेंडेशन है ही कि आपको कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड को यूज करना ही करना है। फ्रूट फ्लाई का मेजर प्रॉब्लम रहता है, तो फ्रूट फ्लाई के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स लगा सकते हैं जो नॉर्मली मिथाइल यूजेनॉल आधारित रहता है। हम भी मिथाइल यूजेनॉल आधारित लिक्विड बनाते हैं और ट्रैप्स भी बनाते हैं, उत्कर्ष में वो अवेलेबल है। लीफ माइनर का कभी कभी देखने को मिलता है बहुत, लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीफ माइनर देखने को मिले तो उसके लिए आप नीम ऑयल का 10,000 ppm का हमारा उत्कृष्ट नीमोस गोल्ड का यूज करते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। मिलीबग्स का प्रॉब्लम भी मेरे देखने में कम आया है, ये साउथ में थोड़ा ज्यादा होता है, तो मिलीबग्स को भी प्रोपेनोफोस या साइपर प्रोपेनो का यूज करके कंट्रोल किया जा सकता है। मिलीबग्स कभी भी दिखाई दे तो उसके साथ में हमेशा एक साबुन का पानी या एसिडिक मीडियम डालना होता है, जैसे हमारा पीएच ओके करके है तो पीएच ओके का यूज करते हैं साइपर प्रोपेनो के साथ में, तो मिलीबग्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। ये हमारा रिकमेंडेशन है बायोक्लीन स्वीप और नीमोज गोल्ड, नीमोज प्लेटिनम जो आप यूज कर सकते हैं चीकू के अंदर कंट्रोल करने के लिए। लीफ स्पॉट डिजीज आता है तो जैसे रस्ट जैसा पिंकिश से रेड ब्राउन स्पॉट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये कलकत्ता राउंड वैरायटी में मतलब या क्रिकेट बॉल वैरायटी के अंदर ज्यादा कलकत्ता राउंड वैरायटी में ज्यादा दिखता है। ये CO1 और क्रिकेट बॉल वैरायटी काफी रेजिस्टेंट है। इवन काली पत्ती वैरायटी जो मैंने रिकमेंड करी है उसमें भी मैंने कभी ये डिजीज नहीं देखा है। सूटी मोल्ड नॉर्मली आपके अगर आसपास में अगर मैंगो का प्लांटेशन है तो हॉपर्स अगर होते हैं तो ये सूटी मोल्ड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये अगर होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाती है, इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड या थाइमिथोक्सान या नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं।
फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस के अंदर होता है, मतलब पूरे के पूरे जो ब्रांच होते हैं वो फ्लैट जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से फ्रूट यील्ड बहुत कम होनी शुरू हो जाती है। ये भी काली पत्ती वैरायटी में देखने को नहीं मिलता है। अगर इस तरह की कोई भी चीज देखने को मिलती है तो आप हमारा उत्कर्ष का फंग फ्री यूज कर सकते हैं। केमिकल्स के अंदर कार्बनिज्म का रिकमेंडेशन है, केमिकल यूज करें तो कार्बनिज्म का आप 2 ग्राम के हिसाब से यूज कर सकते हैं, या सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, उससे पूरा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अभी अपने अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज देखते हैं। अगर आप को देखने को मिलती है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के अंदर पत्ते जो लोअर लीव्स रहते हैं वो इस तरह से पीले होने शुरू हो जाते हैं। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ना हो तो जैसे हमने रिकमेंड किया है कि अलग अलग स्टेजेस पर अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, उसका उपयोग करना चाहिए, और स्प्रे के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करना चाहिए। ये हमारा सारा रिकमेंडेशन में आ गया है। फॉस्फोरस की कमी नॉर्मली पुराने पत्तों में देखने को मिलती है, वो पर्पल कलर के होने शुरू हो जाते हैं, पत्ते को साइज घटना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमारे रिकमेंडेशन में है 2 से 3 बार आपको डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का उपयोग करना चाहिए। और जो फ्लावरिंग स्टेज का होता है, जब नए पत्ते आ रहे होते हैं, उस समय पैंथर का यूज करते हैं, तो पैंथर के अंदर फॉस्फोरस आ जाता है तो वो उसकी कमी दिखाई नहीं देती है। पोटेशियम की डेफिशिएंसी के अंदर पत्ते का जो धार रहती है, धार के आसपास वो सूखना शुरू हो जाता है, लाइट ब्राउन बनना शुरू हो जाता है और पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। पोटेशियम की कमी ना हो उसके लिए भी रेगुलरली आपको हमारा एमओपी का, म्यूरेट ऑफ पोटैश का और पोटेशियम नाइट्रेट का रिकमेंडेशन है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। ये म्यूरेट ऑफ पोटैश नीचे दे सकते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट का हम रेगुलरली स्प्रे करते हैं तो साइज भी बहुत अच्छा बनता है। कैल्शियम की कमी के अंदर पत्ता आगे से कोई पेस्ट और डिजीज की बिना इस तरह से सूखना शुरू हो जाता है, उसके जो नए पत्ते आ रहे हैं सूखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे हर रिकमेंडेशन के अंदर एफ एनहांसर या कैल्सी बोरॉन है, अगर आप उसका रेगुलरली स्प्रे करते हैं तो साइज भी अच्छी बनती है और इस तरह की डेफिशिएंसी भी डेवलप नहीं होती है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम एडीडीए का भी स्प्रे यूज किया जा सकता है। मैग्नीशियम की कमी के अंदर पत्ते लाइट ग्रीन बनने शुरू हो जाते हैं, बाद में ग्रीनिश येलो बन जाते हैं, इस तरह की देखते हैं। बीच वाले पत्तों में ये सब देखने को मिलता है। तो मैग्नीशियम, अगर जैसे हमारा कॉम्बी सॉइल है तो वो मैग्नीशियम सल्फेट बेस्ड है, तो अगर कॉम्बी सॉइल का भी हमारा 2 बार रिकमेंडेशन है, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो मैग्नीशियम की कमी नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी दिखती है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं। सल्फर की कमी होती है तो पूरा का पूरा पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारी बार बार रिकमेंडेशन है कि आप अमोनियम सल्फेट का यूज करिए, मैं अपना कॉम्बिसॉल का यूज करिए। अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर सल्फर आ जाता है तो इस तरह की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी दिखती है तो आप एक्स्ट्रा बेंटोनाइट सल्फर है, लिक्विड सल्फर है, कैल्शियम पॉलीफॉस्फाइड सल्फर 90% है, इसका यूज आप कर सकते हैं। ये सब तो हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि ये यूज जमीन पे देते हैं तो सल्फर की कमी नॉर्मली दिखती नहीं है। जिंक की कमी नॉर्मली नए पत्तों में देखने को मिलती है। वापस से मैं बोलूँगा कॉम्बी सॉइल का हमने रिकमेंडेशन 2 बार किया है तो जिंक की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिखती है तो आप जिंक ईडीडी, हमारा जिंक गैप यूज कर सकते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर पूरा का पूरा पत्ता, नए लीव्स, पूरा अंदर की जो मेन नस है वो ग्रीन रहती है, बाकी का पूरा पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है। तो वापस से कॉम्बी सॉइल का यूज कर रहे हैं, कॉम्बी 2 का यूज कर रहे हैं तो ये कमी प्रॉब्लम नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी। बोरॉन की कमी के अंदर पत्ता इस तरह से सिकुड़ जाता है और फल की शेप भी खराब होने शुरू हो जाती है, और कई बार जो बोरॉन की कमी रहती है तो बर्ड्स भी गिर जाते हैं। ये देखिए, ये बोरॉन की कमी है। इसलिए हमारे हर रिकमेंडेशन के अंदर एफ एनहांसर या कैल्सी बोरॉन है, ताकि साइज भी अच्छी बने। और बोरॉन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, बोरॉन और कैल्शियम की जरूरत बहुत ज्यादा है चीकू को। कॉपर कॉम्बी सॉइल के अंदर आ जाता है तो वो नॉर्मली कमी देखने को नहीं मिलती है। सिमिलरली मैंगनीज भी आप कॉम्बी सॉइल अगर रेगुलर दे रहे हैं, कॉम्बी 2 का स्प्रे, एक का स्प्रे ले रहे हैं तो मैंगनीज की कमी भी देखने को नहीं मिलती है। सिलिकॉन अगर आप जमीन में देते हैं तो रूट्स फॉर्मेशन शुरुआत के स्टेज में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। सिलिकॉन रूट्स बनाने में बहुत मदद करता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का अपटेक बढ़ाता है और वाइट रूट्स बहुत अच्छे बनाता है। दूसरा, ये सिलिकॉन का अगर एक स्प्रे करते हैं तो जल्द से ये लीफ पेपर का भी अटैक जल्दी से नहीं होता है।
अब अपने हार्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे। क्या मैच्योरिटी, कैसे, कब तोड़ना चाहिए? तो डल ऑरेंज या पोटैटो कलर का स्किन बननी शुरू हो जाती है, जो उसके नीचे एक छोटा सा कांटा जैसा रहता है वो टूट जाता है। चीकू के अंदर कुछ भी तोड़ो ना तो उसके अंदर दूध निकलता है, तो दूध वाला पार्ट कम होना शुरू हो जाता है और सूखना शुरू हो जाता है। जो फल को हाथ से तोड़ा जाता है या फिर उसका एक फल तोड़ने के लिए एक साधन होता है, जाली जैसा होता है और उसके अंदर एक चक्कू होता है, उसके अंदर डाला जाता है। पीक हार्वेस्टिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये बहुत अच्छे रेट वाला पीरियड है। जैसे आपको बताया कि फरवरी टू जून में भी बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन कमर्शियली वायबल मेरे हिसाब से नहीं है। उस समय ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। जो भी आपको खर्चा करना है साइज क्वालिटी के लिए, वो आपको मॉनसून के बाद से लेकर जब तक ठंड है तब तक करना चाहिए, बहुत अच्छा रेट मिलता है। मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 15 से 20 टन का फूड एक हेक्टर के अंदर प्रोडक्शन आता है। चौथे साल के बाद में 100 फ्रूट से ज्यादा इंक्रीज होकर 3000 फ्रूट तक 30 साल के पेड़ों में देखने को मिलता है। 40 साल तक ये बहुत अच्छा क्रॉप देता है। मैंने 40 साल के पेड़ देखे हैं। हर साल चीकू के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है। हाई डेंसिटी अगर प्लांटिंग आप कर रहे हो तो भी 4 से 6.5 टन 5 से 7वें साल में देखने को मिलता है, और 8 से 15 साल में 8 टन जितना देखने को मिलता है। जैसे अगर आपकी प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो जाती है तो आप एक एक पेड़ निकाल सकते हैं और वापस से प्रोडक्शन बढ़ सकता है उसका। नॉर्मली इस तरह से यील्ड आता है। चौथे से 5वें साल में एक पेड़ पर 250 फ्रूट आते हैं। 6 से 7 साल में 800 फ्रूट आते हैं। 8 से 20 साल में 1500 से 2000 फ्रूट आते हैं, और 30 साल तक 2500 से 3000 फ्रूट्स पर प्लांट में आते हैं। फ्रूट कितने संख्या में आ रहे हैं उसके ऊपर रेट तय नहीं होता है। रेट तय होता है ग्रेडिंग के ऊपर। नॉर्मली 12 हमारे यहाँ पे ये नंबर दिए जाते हैं कि क्या नंबर का आपका निकल रहा है, मतलब 12 किलो कितने फल में बन रहा है। तो 8 नंबर के ग्रेड में 96 फ्रूट्स आते हैं, तो उसका फल का वजन सबसे अच्छा ग्रेड 96 में, कई बार तो 80-90 का भी ग्रेड आते हैं शुरुआत में। अगर आपने रेगुलरली स्प्रे करते हैं तो 96 120 तक के ग्रेड में बहुत अच्छा रेट मिलता है। उसके बाद में रेट घटना शुरू हो जाता है। तो हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि 120-140 के आसपास का ग्रेड का आए और फल की साइज बड़ी हो। चीकू के अंदर जितना बड़ा फल होगा उतना उसका रेट ज्यादा मिलेगा, इसलिए साइज के ऊपर इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैं ग्रेडिंग आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा इसका रेट हमारे लोकल लेवल पर जो बिकता है वो इसी साइज के हिसाब से बिकता है। और मेजॉरिटी जो चीकू है वो दिल्ली में जाके बिकता है। नवसारी से एक ट्रेन चलती है जो एक्सक्लूसिवली चीकू वाली होती है। चीकू के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, और इसी तरह से ग्रेडिंग करके वहां पे चीकू ले जाया जाता है। दूसरी चीजें जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए हार्वेस्टिंग करने से पहले और अच्छा रेट लेने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के बाद में नॉर्मली चीकू को धोया जाता है ताकि उसके ऊपर जो भी दूध निकल गया हो वो गंदगी हो जाती है, तो उसको धोना जरूरी रहता है। नॉर्मली पानी में धोया जाता है, लेकिन कई लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी धोते हैं। उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर डालते हैं तो ऊपर का लेयर बहुत आसानी से निकल जाता है। धोए बिना कभी भी चीकू को मार्केट में लिया नहीं जाता है। कई बार उसको जिब्रेलिक एसिड 2,4-D या काइनेटिन के साथ भी किया जाता है ताकि उसका शेल्फ लाइफ और 3 से 4 दिन तक बढ़ जाए। हम लोग नॉर्मली बीम प्लस का स्प्रे कराते हैं। बीम प्लस के अंदर ऑलरेडी GA3 आ ही जाता है, तो उसको अलग से GA3 में डालने की जरूरत नहीं है अगर आप बीम प्लस का स्प्रे कर रहे हैं तो। चीकू को 10 डिग्री टेम्परेचर पर नॉर्मली स्टोर किया जाता है। अगर 12 डिग्री 10 डिग्री में वो 8 घंटे तक रहता है, लेकिन 12 डिग्री में स्टोर करते हैं तो 15 दिन तक रखा जाता है। चीकू को नॉर्मली कोल्ड स्टोरेज में कम रखा जाता है, उसको तुरंत भेज दिया जाता है उसको बॉक्स के अंदर पैक करके। लोकल मार्केट में बेच रहे हैं तो बाम्बू की बास्केट में बेच सकते हैं, या फिर दूर बेच रहे हैं तो अपने कार्डबोर्ड के बॉक्स में, कोरुगेटेड बॉक्स में उसको भेजा जाता है। नॉर्मली हमारे साउथ गुजरात के अंदर कोरुगेटेड बॉक्स स्टैंडर्ड साइज के रहते हैं, 12 किलो वाले रहते हैं, उसके अंदर पैक करके उसे भेजा जाता है।
काफी मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया। आप हमारे प्रोडक्ट अमेजन से या उत्कर्ष एग्रोटेक से हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट पे जो स्कीम चल रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया, 31 तारीख तक स्कीम है। ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उत्कर्ष के। हाइड्रोपोनिक्स के लिए बहुत सारी रेंज है हमारी प्रोडक्ट्स की, वाटर सोल्यूबल में कंप्लीट रेंज है। फिर नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर हैं जिसके अंदर नीम बेस्ड हमारे प्रोडक्ट हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए, वायरस के लिए, फंगस के लिए। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की कंप्लीट रेंज है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, कैस्टर केक, ग्रैन्युलेटेड मैन्योर, पॉट मिक्स है। गार्डनिंग के लिए बहुत बड़ी कंप्लीट रेंज है। पीजीआर बेस्ड हमारे कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यूमिक एसिड है, एमिनो एसिड है, इनका फॉर्मुलेशंस है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, बीम प्लस है जो मैंने बीम प्लस बार बार रिकमेंड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है चीकू की फार्मिंग के लिए। फेम गोल्ड है, इस तरह से रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारी। बायो फर्टिलाइजर के अंदर हमारे पास कंप्लीट रेंज है, नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, नाइट्रोजन के लिए हमारे पास एजोटोबैक्टर, एसिडोबैक्टर, राइजोबियम, पोटेशियम कल्चर। और बायो पेस्टिसाइड में भी हमारी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रेंज है। ईडीडीए के भी चिलेटेड फर्टिलाइजर की कंप्लीट रेंज है। एक्वेरियम प्लांट्स के लिए भी हमारे पास में एक्सक्लूसिव रेंज है जो एक्वेरियम प्लांट्स के अंदर स्पेशली यूज की जाती है। स्प्रेडर हमारे पास सिलिकॉन स्प्रेडर है, एमिनो एसिड बेस्ड रेंज है। अभी आपको मैं क्या बोलते हैं, आप म्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आप सबको म्यूट करने का राइट्स दे दिया है। आपके मन में प्रेजेंटेशन के लिए कुछ सवाल खड़ा हुआ हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। समीर जी, मेहुल बात कर रहा हूँ। यस मेहुल जी। एक तो ये गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहाँ मिलेगा? नॉर्मली नर्सरीज के अंदर जो अच्छी नर्सरीज रहती हैं वो चीकू के अच्छे प्लांट रखती हैं। आप कौन से एरिया से हैं मेहुल जी? कोयम्बटूर, तमिलनाडु से। तमिलनाडु से हैं तो अपने ये हैदराबाद के पास में कौन सा एरिया है, वहां पर चीकू के प्लांट बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, बहुत बड़े भी मिलते हैं। मुझे एरिया याद नहीं। कावेरी के नदी के आसपास में चीकू के प्लांट का बहुत बड़े स्केल पर प्रोपोगेशन किया जाता है, तो वो सबसे अच्छी जगह रहेगी जहाँ पे होलसेलिंग मतलब बनाया जाता है। बाकी आपको कोई भी अच्छी नर्सरी में मिल जाएंगे चीकू के प्लांट्स। नहीं, यहाँ पे क्या मेनली वो राउंड वैरायटी ज्यादा मिलता है? क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्रिकेट बॉल। हमें वो ओवल वैरायटी चाहिए। तो उसको काली पत्ती बोलते हैं। मैंने आपको जब बताया ना कि आप अपने नर्सरी वाले को बोलेंगे तो क्या होता है कि वहां से कौन सा एरिया मैं आपको ग्रुप के अंदर बता दूंगा कि वो नाम मुझे भूल गया है, कावेरी बेल्ट पे है जहां पर ये चीकू के प्लांटेशन का बहुत बड़े स्केल पर प्रोपोगेशन किया जाता है। इवन गुजरात के अंदर भी बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है, साउथ गुजरात में भी। ओके ओके। आप अच्छी वैरायटी को प्रेफर करना। हाँ और आपका टारगेट कहाँ पे बेचने का है ना, उसको ध्यान में रख के आप वैरायटी सिलेक्ट करना। ओके। नहीं, अभी तो यहाँ लोकल में दे रहे हैं तो वो ओवल वैरायटी जा रहा है यहाँ पे। वो ओवल वैरायटी जो है वो काली पत्ती है। हाँ, वो जा रहा है, अभी एक्सेप्टेंस है उस वैरायटी के लिए। तो आप काली पत्ती वैरायटी ही लगाना। हाँ। और काली पत्ती सबसे कॉमन वैरायटी है नर्सरीज में। काली पत्ती आराम से मिल जाए कोई भी बड़ी नर्सरी पे, अच्छी नर्सरी पे। कोयम्बतूर तो बहुत बड़ा एरिया है तो वहां पे अच्छी सी नर्सरीज होंगी सर। हाँ हाँ, मिल जाएगा आपको वहां पे। ओके ओके। और वहां पे रेट कैसे चलता है? फार्मर को कितना मिलता है जब आपने जो पीक सीजन बताया था विंटर में? अभी पीक सीजन चल रहा है। हाँ, 15 से 20-25 रुपए किलो तक मिलता है आराम से। ओके ओके। और वो समर मंथ्स में कितना जाता है? घट जाता है। मैं एग्जैक्टली रेट्स के बारे में जानकर अब हमारे ग्रुप के अंदर जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर दो बहुत क्या बोलते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन आए थे। वो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं मतलब, लेकिन वो अपने ग्रुप में है चीकू वाले, तो उनसे अपने पूछेंगे तो उनको रेट्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। ओके ओके। मुझे रेट्स के बारे में याद नहीं है या मैंने उसकी तैयारी भी नहीं करी कि क्या रेट्स रहेंगे, इसलिए मैं आपको राइट रेट बताऊं जरूरी नहीं, क्योंकि हर मंथ के हिसाब से रेट अलग रहता है। लेकिन हाँ हाँ, पीक रेट अक्टूबर से फरवरी तक पीक रेट्स रहते हैं। ओके ओके। इसलिए क्या है कि प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए उसी समय खर्चा करना चाहिए। हाँ हाँ, बाद में चीकू के अंदर क्या है अपने आप आता ही रहता है।
तो बाद हाँ। में खर्चा नहीं करना की जरूरत नहीं रहती है खर्चा करने की। ओके ओके। यस राजेश जी, ऋषिराज जी, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए ऋषिराज जी। हाँ सर, इस पे अगर मैं मतलब स्टार्ट करने से पहले सॉइल को मतलब कुछ ऐसा अलग प्रिपरेशन कुछ करना पड़ता है क्या? जैसे मतलब ये जो आपने बोला करीबन जो गड्ढा खोदने को छोड़ के और कुछ करना पड़ेगा क्या? ग्रीन मैन्योरिंग कर लीजिए एक बार। ओके, एक ग्रीन मैन्योरिंग कर एग्रो लीजिए। मैन्यूर। आपके नीचे हाँ हार्ड पान नहीं आना चाहिए, मतलब चीकू के नीचे, चीकू के रूट्स बहुत डीप तक जाते हैं और चीकू का पेड़ 30 फुट तक जाता है, तो आपके जमीन में कुछ कड़क पार्ट नहीं होना चाहिए नीचे, उतना आपको खाली ध्यान देना है। ओके, मेन चीज वही है। ठीक है। और ठीक मेरे है सर, मैं को आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग शुरू में करिए। हाई डेंसिटी में। हाई और इस पर सर आप जो बोल रहे थे इन बिटवीन और क्या क्या ऐसा लगा कर सकते हैं? मतलब अगर जो बीच का जो गैप है उसके बीच के गैप पे ऐसे कुछ चिली विली टाइप का ऐसा छोटा मोटा हाँ, कुछ मैंने क्रॉप ऐसा कर मेरी सकते हैं? स्लाइड आई थी ना, मैं आपको वापस वो स्लाइड पे ले जाऊंगा आपको। ओके ओके सर, दीजिए, तो शायद मैं स्किप कर गया वो। नहीं नहीं, मैं वो स्लाइड पे ले जाता हूँ आपको, मैं आपको वो स्लाइड दिखाता हूँ। ओके स्लाइड आई थी, प्रॉपर स्लाइड थी वो, क्योंकि क्या करना है उसके अंदर। पपीता का लगा सकते हैं, पाइनएप्पल लगा सकते हैं, आपके क्लाइमेट में जो हो रहा है सब्जियां लगा सकते हैं, जिसमें चिली भी है, चिली है, ब्रिंजल है, ये सब कुछ इसके साथ में कंपैटिबल है। ओके, मैं शायद मिस कर गया वो वाला। कोई बात हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मैं ओके। आपको वापस दिखा देता हूँ। क्या क्या रहता है कि रह ना जाए, आप आए हैं तो जो अपने लेने आए हैं वो लेके जाए ना। ये रहा ओके पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल, क्लस्टर बीन्स, काउपी, पी, ब्रिंजल, टोमेटो, चिली, ओकरा, कुछ भी लगा सकते हैं। ओके। ऐसे सर प्रॉफिटेबल है ना ये हाँ, चिक्कू का? सर कुछ मतलब खर्चा ही नहीं है इसके अंदर, वेरी प्रॉफिटेबल। हम्म, लेकिन आपका मार्केट होना चाहिए। मार्केट मतलब आपके पास में, आपके मार्केट में माल बिकना चाहिए। हमारे यहाँ पे सब बाहर से आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। बाहर से आता है करिए पूरा। करिए सर, करिए। अगर बाहर से आ रहा है और अच्छा बिक रहा है तो आप करिए। हाँ श्योर श्योर सर, थैंक यू सर। यस यस राजेश जी, आपको कोई सवाल है? मैं ग्रुप के अंदर अपना वो शेयर कर दूंगा, अपना क्या बोलते हैं जो शेड्यूल है अपना, और इसको ये यूट्यूब के ऊपर इसको प्रेजेंटेशन को भी रख देंगे। कुछ भी आपका मिस हो गया हो तो आप आराम से उसको रिफर कर सकेंगे वापस से। राजेश जी, आपका कोई सवाल ना हो तो हम फिर बंद करते हैं, कंप्लीट हाँ करते नहीं सर, हाँ बंद कर। हैं। हाँ नहीं, सवाल कुछ नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस। और आई एम अवेलेबल, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हूँ, आप लोग भी सब ग्रुप का पार्ट हैं। सवाल पूछते रहिए वहां पर और बेनिफिट लेते रहिए। अभी जैसे मैंने बोला है, आप हमारे प्रोडक्ट्स का भी लाभ ले सकते हैं, इस समय चल रहा है सेल, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड वी आर क्लोजिंग द सेशन।